दमिश्क की उस सर्द रात में जब चांद भी अपनी रोशनी छिपा रहा था तो एक शख्स धीरे धीरे अंधेरे में चलता हुआ सड़क के किनारे खड़ी सिल्वर कार की तरफ बढ़ा। वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मौत को भी धोखा दे सकता है, जो हिजबुल्लाह का दाहिना हाथ था, ईरान का चहेता था और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसके नाम से ही वेस्टर्न देश कांपते थे, जिसे पकड़ने के लिए अमेरिका ने $50 लाख का इनाम रखा था। नाम था इमाद मुगनिया और दुनिया इसे गोस्ट यानी भूत के नाम से जानती थी। इसी गोस्ट के ताक में थी इजरायली एजेंसी मोसाद। इस कहानी की शुरुआत होती है लेबनान के एक छोटे से गांव तायर दबा से, जहां 1962 में एक बच्चे ने जन्म लिया था। उसके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन इमाद की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 1978 में जब इजरायली सैनिकों ने उसके भाई को गोली मार दी तो 16 साल के इमाद की आंखों में बदले की आग जल उठी। वो दिन था जब मिडिल ईस्ट को उसका सबसे खूंखार शख्स मिला। 1982 तक इमाद हिजबुल्लाह में शामिल हो चुका था। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने उसे ट्रेनिंग दी। बॉम्ब बनाने से लेकर किडनैपिंग तक हर गुर वो सीख चुका था। लेकिन असली मौका आया 23 अक्टूबर 1983 को। बेरूत का अमेरिकी मरीन बैरक। सुबह के 6:22 एक पीले ट्रक ने बैरक के गेट को तोड़ दिया। अगले ही पल 12,000 पाउंड TNT का धमाका हुआ। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। 241 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। ये अमेरिकी सेना का वियतनाम युद्ध के बाद सबसे बड़ा नुकसान था। इमाद यही नहीं रुका। 6 महीने बाद उसने अमेरिकी एम्बेसी पर भी हमला कराया। 63 लोग और मारे गए। अमेरिका ने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी घोषित कर दिया। लेकिन इमाद को पकड़ना नामुमकिन साबित हो रहा था। उसने अपने लिए गोस्ट वाली, एक भूत वाली छवि बना ली थी। वो कभी एक जगह 48 घंटे से ज्यादा नहीं ठहरता था। 9 बार प्लास्टिक सर्जरी करवा चुका था। कभी दाढ़ी रखता, कभी साफ शेव। 9 अलग अलग नामों से पासपोर्ट बनवाए थे। फोन पर बात नहीं करता था, सिर्फ हाथ से लिखे नोट्स भेजता था। 1988 में फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने उसे पेरिस एयरपोर्ट पर पकड़ लिया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने फ्रांस के 3 नागरिकों को बंधक बना लिया। धमकी मिली, इमाद को छोड़ो वरना बंधक मारे जाएंगे। फ्रांस को झुकना पड़ा। इमाद की यही ताकत थी। वो जानता था कि वेस्टर्न मुल्क अपने नागरिकों की जान को ज्यादा अहमियत देते हैं। उसने इसका पूरा फायदा उठाया। 1990 के दशक में उसने अर्जेंटीना में यहूदी सेंटर पर हमला करवाया। साल 2000 में उसने इजरायली सैनिकों का अपहरण कर लेबनान में बंधक बना लिया। हर बार वो सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर निकल जाता, लेकिन साल 2006 में मोसाद ने उसे ट्रैक करने का फैसला किया। सर्दियों की एक धुंधली शाम थी। जर्मनी के बर्लिन के एक अंधेरे कोने में एक कार रुकी। कार से उतरा शख्स गहरे रंग के कोट में था, चेहरे पर बड़ा सनग्लास। वो एक पुरानी इमारत के सामने खड़ा हुआ, जहां बोर्ड लगा था डॉक्टर ब्रूनो की कॉस्मेटिक क्लिनिक। अंदर जाते ही उसने अपना सनग्लास उतारा। चेहरे पर गहरे निशान थे, जैसे कोई बड़ी सर्जरी हुई हो। डॉक्टर ने उसे पहचान लिया। आप फिर आ गए, इस बार क्या चाहिए? शख्स ने धीमी आवाज में कहा, चेहरा बदलना है फिर से। ये कोई आम मरीज नहीं था, ये इमाद मुगनिया ही था, दुनिया का सबसे मुश्किल टारगेट। और उसकी यही गलती उसकी आखिरी गलती साबित होने वाली थी। मोसाद के हेडक्वार्टर में बैठे एजेंट्स के लिए इमाद मुगनिया एक सपने की तरह था, जिसे देखा तो जा सकता था लेकिन पकड़ना नामुमकिन। वो हवा की तरह गायब हो जाता था। अमेरिका ने इमाद पर $50 लाख का इनाम रखा, लेकिन फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। फिर साल 2006 में मोसाद ने एक नया तरीका आजमाया। उन्होंने हिजबुल्लाह के कुछ दुश्मनों को अपना एजेंट बनाया। इनमें से एक एजेंट का कजन इमाद के गांव का था। उसने बताया, इमाद ने अपना चेहरा बदलवा लिया है, अब वो पहले जैसा नहीं दिखता। ये जानकारी मोसाद के लिए सोने से कम नहीं थी। अब सवाल था, कहाँ बदलवाया उसने चेहरा? मोसाद ने यूरोप भर में अपने एजेंट्स को सक्रिय कर दिया। हर बड़े कॉस्मेटिक सर्जन पर नजर रखी जाने लगी। आखिरकार बर्लिन से एक खबर आई। एक पुरानी क्लिनिक जो पहले पूर्वी जर्मनी की खुफिया एजेंसी स्टासी के लिए काम करती थी, वहां वांटेड लोग अपना चेहरा बदलवाने जाते थे। मोसाद के एजेंट्स ने क्लिनिक पर छापा मारा, डॉक्टर्स को धमकाया, फाइलें जब्त की और तब मिली वो तस्वीरें, यानी कि इमाद का नया चेहरा। अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। दाढ़ी का स्टाइल बदला हुआ, नाक की शेप अलग, आंखों के नीचे के निशान गायब। लेकिन सिर्फ तस्वीरें काफी नहीं थी। मोसाद को उसकी आदतों का पता लगाना था और यहां से शुरू हुई असली जासूसी। 12 फरवरी 2008 की सुबह, दमिश्क का कफर सूसा इलाका। मोसाद के एजेंट्स ने अपार्टमेंट के बाहर पोजीशन ले ली।
एक एजेंट ने सड़क किनारे फल बेचने की दुकान लगा ली, दूसरा टैक्सी ड्राइवर बना, तीसरा अखबार बेचने लगा। सबकी नजरें सड़क पर थीं। दोपहर 2 बजे वो पल आया। एक सिल्वर कलर की पजेरो एसयूवी आकर रुकी। कार से उतरा शख्स काले सूट में था, हाथ में गिफ्ट का पैकेट। मोसाद के एजेंट की आंखों में चमक आ गई। ये वही था, इमाद मुगनिया। वो अपार्टमेंट में गया। 2 घंटे बाद बाहर निकला। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, मोसाद के एजेंट ने रिमोट का बटन दबाया। भयानक धमाका हुआ। कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। इमाद का शरीर हवा में उछला और फिर जमीन पर गिरा। उसकी मौत के बाद यह कंफर्म किया गया कि क्या यह वही शख्स था जिसने अमेरिका को हिला दिया था। इमाद के साथ ही एक लंबे चैप्टर का अंत हो गया, जिसे पकड़ने में दुनिया की तमाम ताकतवर खुफिया एजेंसियों को 20 साल लग गए थे। ये हिजबुल्लाह का दूसरा सबसे बड़ा नेता और इसका नाम दुनिया के सबसे वांटेड लोगों में शुमार था, जिसे उसके चाहने वाले हाजुल्लाह का शेर और उससे दुश्मनी रखने वाले गोस्ट कहकर बुलाते थे। इमाद मुगनिया की मौत सीरिया में नहीं बल्कि दमिश्क के उस इलाके में हुई थी जहां सीरियाई खुफिया एजेंसियों का सबसे ज्यादा दबदबा था। ये इलाका सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के दफ्तर से महज कुछ किलोमीटर दूर था। इस हमले ने न सिर्फ हिजबुल्लाह और ईरान को झटका दिया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद किसी भी दुश्मन देश में घुसकर अपना टारगेट खत्म करने में काबिल है। मोसाद ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए महीनों की प्लानिंग की थी। इमाद को ट्रैक करने के लिए मोसाद ने हिजबुल्लाह के कुछ पूर्व मेंबर्स को अपना एजेंट बनाया था। इस हमले के तुरंत बाद सीरियाई सरकार ने दमिश्क की सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया। हवाई अड्डे पर सख्त जांच शुरू कर दी गई, लेकिन तब तक मोसाद के एजेंट्स देश छोड़ चुके थे। जब इमाद मुगनिया की मौत की खबर फैली तो दुनिया भर के सियासी और सुरक्षा हलकों में एक साथ कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों के लिए ये एक बड़ी जीत थी तो कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा झटका था जिसकी भरपाई करने के लिए वे खून खराबा करने को तैयार हो गए। अमेरिका से लेकर ईरान तक हर किसी ने इस घटना पर अपना रिएक्शन दिया और ये रिएक्शंस उनके अपने अपने राजनीतिक हितों को दिखाते थे। अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से इस खबर को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि दुनिया का एक खतरनाक आतंकी मारा गया। उन्होंने इसे आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी इस ऑपरेशन की सराहना की और कहा था कि ये उन लोगों के लिए संदेश है जो हिंसा और आतंक के रास्ते पर चलते हैं। फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने भी इसकी तारीफ की, क्योंकि इमाद ने इन देशों के नागरिकों के खिलाफ भी कई हमले किए थे। लेकिन मिडिल ईस्ट में इस घटना को लेकर बिल्कुल अलग रिएक्शन देखने को मिला। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने इमाद की मौत को एक बड़ा झटका बताया और कहा कि इसकी कीमत इजरायल को चुकानी पड़ेगी। उन्होंने इमाद को एक शहीद कहा था और उसके कामों को याद करते हुए एक इमोशनल भाषण दिया था। ईरान ने भी इस घटना को लेकर के बहुत तगड़ा रिएक्शन दिया था। ईरानी प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद ने कहा था, इजरायल ने एक बहादुर योद्धा को शहीद किया है, लेकिन इसका बदला लिया जाएगा। ईरान और हिजबुल्लाह ने इमाद की याद में कई सारे प्रोग्राम भी आयोजित किए थे और उसे एक जांबाज मुजाहिद के तौर पर याद किया। सीरिया ने इस घटना को अपने देश पर हमला बताया। सीरिया सरकार ने आरोप लगाया था कि इजरायल ने उसकी जमीन पर गलत ढंग से ऑपरेशन किया, जो इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है। हालांकि सीरिया ने इसके लिए कोई बड़ा सैन्य जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला किया था। इस्लामिक दुनिया में भी इस मामले पर बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले थे। कुछ गुटों ने इमाद को एक हीरो की तरह याद किया, जबकि कुछ ने इस मामले पर चुप्पी साध ली थी। लेबनान में हिजबुल्लाह के समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सुन्नी बहुल देशों में जैसे कि सऊदी अरब और इजिप्ट ने इस मामले में कोई खास टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वो हिजबुल्लाह को ईरान की प्रॉक्सी मानते हैं और उसके साथ खुलकर नहीं खड़े होना चाहते थे। इस घटना का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि इजरायल ने शुरू में इस ऑपरेशन की कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं की थी। मोसाद की एक तरह से जो ट्रेडिशन है उनका, वो अपने गुप्त ऑपरेशंस के बारे में खुलकर बात नहीं करते, लेकिन कुछ दिनों बाद इजरायली अधिकारियों ने इनडायरेक्टली ये कहा था कि ये उन्हीं का काम था। इजरायल के उस वक्त के प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने कहा कि दुनिया एक बेहतर जगह बन गई है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर इमाद का नाम नहीं लिया। इमाद की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रेटजीज में बदलाव किया। उसने अपने नेटवर्क को और ज्यादा सीक्रेट बनाने की कोशिश करने पर लग गया और नए लोगों को वो कई महत्वपूर्ण पदों पर ले आया था। ईरान ने भी हिजबुल्लाह को और ज्यादा सैन्य सहायता देना शुरू कर दिया ताकि वो इजरायल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रख सके। आज इमाद मुगनिया की मौत को 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसकी विरासत को अभी भी एक तरह से कह सकते हैं कि जिंदा रखा गया है।
क्योंकि इमाद मुगनिया, जिसे दुनिया द गोस्ट के नाम से जानती थी, ये वो शख्स था जिसने अपनी चालाकी से एजेंसियों को दसियों साल तक छकाया। उसकी लेगेसी सिर्फ हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने एक ऐसा खतरनाक मॉडल दिया जिसने लड़ने की नई तकनीक दी। और आज भी जब गजा की बात होती है, इजराइल की बात होती है, तो इमाद का जिक्र एक मिसाल के तौर पर किया जाता है। जैसे इमाद मुगनिया को सबसे ज्यादा याद किया जाता है 1983 के उस खौफनाक हमले के लिए जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। 23 अक्टूबर 1983 को बेरूत में अमेरिकी मरीन बैरक पर हुए आत्मघाती हमले में 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। ये अमेरिका के लिए वियतनाम युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य नुकसान था। इसी साल अप्रैल में उसने अमेरिकी दूतावास पर भी हमला करवाया था, जिसमें 63 लोग मारे गए। ये हमले इतने बड़े थे कि अमेरिका को लेबनान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इमाद ने साबित कर दिया था कि एक छोटा सा ट्रेंड गुट भी अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। उसे भूत यानी कि गोस्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो हर हमले के बाद ऐसे गायब हो जाता था जैसे धुंध में समा गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास उसकी सिर्फ कुछ धुंधली तस्वीरें थी। वो 9 बार प्लास्टिक सर्जरी करवा चुका था और हर बार नए रूप में सामने आता था, कभी दाढ़ी के साथ, कभी बिना दाढ़ी के, कभी छोटे बाल, कभी लंबे। उसने हर बार अपनी पहचान बदली। इमाद मुगनिया हिजबुल्लाह का स्ट्रैटेजिक दिमाग था। उसने हिजबुल्लाह को एक छोटे गुरिल्ला गुट से बदलकर एक ट्रेंड आर्मी में तब्दील कर दिया था। नई टेक्निक्स थी, बम बनाने के नए तरीके, हाई प्रोफाइल टारगेट को चुनने की स्ट्रैटेजी और इंटरनेशनल नेटवर्किंग भी थी। ईरान ने उसे पूरा सपोर्ट दिया और उसके जरिए पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव भी जमाया था। आज भी हिजबुल्लाह जिस तरह से काम करता है उसमें इमाद की रणनीति की झलक साफ देखी जा सकती है। इमाद मुगनिया ने हमलों को सिर्फ बम ब्लास्ट तक सीमित नहीं रखा, उसने इसे एक पेशेवर कारोबार की तरह चलाया। उसने अपने लोगों को विदेशों में ट्रेनिंग दिलवाई, फंडिंग के इंटरनेशनल नेटवर्क बनाए और मीडिया का इस्तेमाल करना उन लोगों को इमाद ने ही सिखाया था। उसकी सबसे बड़ी देन है शहीद कल्ट, मतलब उसने अपने आत्मघाती हमलावरों को शहीद का दर्जा दिलवाया और उन्हें समाज में हीरो की तरह पेश किया गया। आज भी जब हम देखते हैं कि रिसेंट टाइम में ISIS और दूसरे गुट ने भी जिस तरह से वीडियो बनाकर वो अपनी बात रखते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उसकी बुनियाद इमाद ने ही रखी थी। 12 फरवरी 2008 को मोसाद ने दमिश्क में उसको दबोचा, लेकिन उसका खौफ आज भी कायम है। हिजबुल्लाह ने उसे शहीद अजीम का दर्जा दिया है और हर साल उसकी याद में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ईरान ने बेरूत में उसके नाम पर एक सड़क का नाम रखा है। उसकी मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट हमले किए। उसने खुलेआम कहा कि ये इमाद का बदला है। उसकी मौत ने हिजबुल्लाह को खत्म नहीं किया बल्कि उसे और मजबूत बना दिया था। आज भी जब कोई गजा के लिए इजराइल पर बड़ा हमला करता है तो उसमें इमाद मुगनिया की रणनीति की झलक जरूर दिखती है। यही उसकी सबसे बड़ी और सबसे खास खतरनाक विरासत है। दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था इमाद मुगनिया की जिंदगी पर। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।